जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023। आज है साथी 21 मई और 21 मई को आज आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। साथी याद रखेंगे, आज 21 मई है और 21 मई को आज आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। फिर भी हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास देखने वाले हैं जो आपके कल के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम रह गया है उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कल की जो आपका एग्ज़ाम है उसकी क्लास किस प्रकार से अच्छे से साबित हो सकती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोगों को क्या करना है, एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर करना है। एक बार से आपको दोस्तों में सेशन को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जिंदगी खेलती भी इसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसला सबके अलग अलग है। दर्द सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। साथी आपको हताश होकर बैठना नहीं है, आपको संघर्ष करना है और संघर्ष जब करेंगे तो आपकी सफलता जो मेहनत है वो सफलता के रूप में आपकी रंग लाएगी। ठीक है, तो याद रखना है कि ज़िंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हमको संघर्ष बहुत ज़्यादा करना होगा। जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है अब, क्योंकि अब एक पद के लिए लगभग 120 विद्यार्थी आपसे कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आप सभी जुड़े रहेंगे। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 है इसमें साथी राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा परामर्श देने हेतु विचार रख सकता है। याद रखेंगे जो राष्ट्रपति है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, राष्ट्रपति को परामर्श देगा, यानी कि सलाह दे सकता है। कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 143 है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट किसी निर्णायक मामले में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, यही इसका कह रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे, राष्ट्रपति माने अथवा ना माने, ये राष्ट्रपति की मर्जी है। ठीक है, सलाह आप दे सकते हैं फालतू में। ठीक है, ये सलाह दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति माने, अगर अच्छी सलाह होगी तो मान लेगा, अगर सलाह सही नहीं है तो राष्ट्रपति नहीं मानेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। बात करेंगे हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बात की जाए तो ये भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। क्या है, हरिप्रसाद चौरसिया साथी प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनके बारे में याद रखना है आपको। 1992 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण दिया था। क्या दिया था, पद्म भूषण, जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च तीसरा पुरस्कार है। इसके अलावा सन 2000 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है, जो भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी जी द्वारा गांधी जी द्वारा किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह को आयोजित किया गया था। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 बात है साथी 1917 की, जब महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथी कहां पर किया था, तो याद रखेंगे बिहार में किया था। बिहार राज्य में जो नील की खेती कर रहे थे किसान, उनके विरोध में एक सत्याग्रह हुआ था जिसका आयोजन चंपारण में हुआ था, और इसी को हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। गांधी जी का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये पहला आंदोलन था, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत में किया गया पहला किसान आंदोलन था, और पहली बार गांधी जी ने इसमें क्या किया, सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बात की जाए सुकन्या समृद्धि योजना की, साथ ही इस योजना को हम जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम से। किस नाम से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि आपकी 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इस समय शुरू किसने की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसी को हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। इसके तहत जो माता पिता हैं वो बेटियों को भारत में भावी शिक्षा और विवाह के खर्च के लिए जो भारत सरकार है माता पिता का सहयोग करेगी। ठीक है, बेटियों की शिक्षा के लिए और उनके विवाह के लिए इस योजना के तहत भारत सरकार सहयोग करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 22 जनवरी 2015। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है हिंदू धर्म में कुल कितने भेद हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वेद नहीं, यहाँ पर माफी चाहेंगे, मिस टाइपिंग है, वेद होने चाहिए, ठीक है। कितने वेद हैं हिंदू धर्म के अनुसार, भारत में कुल कितने वेद हैं? तो याद रखेंगे हिंदू धर्म के अनुसार कुल 4 वेद हैं। कितने हैं? 4, टोटल 4 वेद हैं। इनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? ऋग्वेद हो जाएगा। और ऋग्वेद में आपके 1028 सूक्त हैं तथा 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? याद रखेंगे, बंडल नहीं, यहाँ पर मंडल की बात कर रहा है। तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये सारी की सारी संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। कौन सी भाषा साथी? संस्कृत भाषा में लिखा गया है ऋग्वेद। इसके अलावा क्या है, भारतीय जो इतिहास है, संस्कृति है, इसमें 6 शास्त्र और 18 पुराणों का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का भी वर्णन मिलता है, जिनमें से सबसे पुराना पुराण है आपका मत्स्य पुराण। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। लिटिल मास्टर की बात की जाए तो भारत के पूर्व खिलाड़ी हैं सुनील गावस्कर। कौन है साथी? भारत के पूर्व खिलाड़ी हैं सुनील गावस्कर। याद रखेंगे, दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी थे सुनील गावस्कर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 10,000 रन बनाए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लिटिल मास्टर के नाम से हम सुनील गावस्कर को जानते हैं। और इन्होंने साथी 1983 का जो भारत का वर्ल्ड कप हुआ था, इसको भी जिताने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो लिटिल मास्टर की बात की जाए सुनील गावस्कर, जबकि एक क्वेश्चन बनता है कि मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जानते हैं? मास्टर ब्लास्टर की बात की जाए साथी, ये नाम है आपका सचिन तेंदुलकर का। किसका? किसका? याद रखेंगे, सचिन तेंदुलकर का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बात करेंगे विश्व भुखमरी सूचकांक के बारे में। तो विश्व भुखमरी सूचकांक 2022 हाल ही में जारी किया गया है, याद रखेंगे। और भारत में इसको 107वां स्थान दिया है। कौन सा? 107वां स्थान दिया गया है भारत को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और जर्मनी की एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड हंगर हेल्प। क्या नाम है? वर्ल्ड हंगर हेल्प नाम की एक संस्था है जर्मनी की, जो कि गैर सरकारी है, ठीक है, यानी कि प्राइवेट संस्था है, वर्ल्ड हंगर हेल्प, ठीक है। इसके द्वारा आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या कह रहा है? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बात की जाए साथी, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने काले और गोरे के भेद को दर्शाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। जो अंग्रेज थे उस समय यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में आकर रुक गए थे और दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी बन चुके थे, लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी थे दक्षिण अफ्रीका के, वो काले लोग हुआ करते थे। तो इन्होंने काले और गोरे के जो भेद था उसको दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया था, ठीक है। और उसी आंदोलन को अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के नाम से लिखा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे और पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया है? कह रहा है फतेहपुर सीकरी है साथी, इसका निर्माण किसने कराया है? तो बात करेंगे मुगल बादशाह अकबर के बारे में। मुगल बादशाह था अकबर, इसके द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। कब किया गया था साथी? तो 1572 में हुआ था। कब हुआ था? 1572 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। इस दौरान अकबर ने अपनी राजधानी भी इसे बनाया था, फतेहपुर सीकरी को। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा बुलंद दरवाजा है। ये साथी वही बुलंद दरवाजा है जिसने गुजरात विजय पर जीतकर अकबर ने गुजरात से लाकर इस यहाँ पर खड़ा किया था, ठीक है, याद रखेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? बात करेंगे एक्सरे की खोज के बारे में साथी, तो एक वैज्ञानिक था वेल्टम रोएंटजन नाम का। कौन का? वेलहम रोएंटजन नामक एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा 1895 में, कब साथी? 1895 में आपके एक्सरे की खोज की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कैथोड रेडिएशन का प्रयोग किया था। इसके तहत एक्सरे को खोज की गई थी, ठीक है। और एक्सरे का जो अध्ययन है उसको साथी रेडियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियोग्राफी, क्योंकि इन्होंने कैथोड रेडिएशन का प्रयोग किया था, इसलिए रेडिएशन से रेडियोग्राफी बन जाता है, ठीक है। तो एक्सरे का अध्ययन रेडियोग्राफी, जबकि वेलहम रोएंटजन नामक वैज्ञानिक थे, 1895 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथी अगला प्रश्न आपसे कह रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या कह रहा है साथी? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है साथी, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी बहुत ज़्यादा पूछ चुका है। तो याद रखेंगे, इसकी लेखिका है अरुंधति राय, भारत की एक मशहूर लेखिका है, याद रखेंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक लिखी है अरुंधति राय ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पंडित किशन लाल महाराज किससे संबंधित है? देखो, हमने आपको
एक ट्रिक बताई थी, उसमें क्या बताया था, देखो जी, यदि कोई भी व्यक्ति है जिसके पीछे महाराज लगा है, क्या बताया था, किसी के पीछे महाराज लगा है, लेकिन उसमें से ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके कथक नृत्य से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है, किससे, कथक से। लेकिन इनमें से एक आपका क्या है, अपवाद है। वही अपवाद है पंडित किशनलाल महाराज। कौन है, पंडित किशनलाल महाराज की बात की जाए, ये क्या बजाते हैं साथी, ये आपके प्रसिद्ध तबला वादक हैं। क्या है, तबला बजाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। पंडित किशनलाल महाराज तबला बजाते हैं, जबकि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये जितने भी सारे नृत्यकार हैं, ये सारे के सारे कथक नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। लेकिन पंडित किशनलाल महाराज आपके तबला बजाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ। तो याद रखेंगे, इसका आयोजन हुआ था साथी अमेरिका में। कहां पर हुआ था, तो याद रखेंगे यूएसए में हुआ था, ठीक है, यूएसए में हुआ था। और भारत की तरफ से भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर क्या जीता था, तो सिल्वर मेडल जीता था। यह भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, डूरंड कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बात करेंगे डूरंड कप के बारे में साथी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में। कब हुई थी, 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है, यह भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है आपकी डूरंड कप, ठीक है। और इसका जो 131वां संस्करण हुआ था 2022 में, इसका खिताब जीता था आपका बेंगलुरु एफसी ने। किसने साथी, याद रखेंगे, बेंगलुरु एफसी ने इसका खिताब जीता था, ठीक है, बेंगलोर फुटबॉल क्लब ने। और मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराया था, ये भी याद रखेंगे। तो 2022 में इसका 131वां संस्करण हुआ था, जबकि 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी, और एशिया की सबसे प्राचीन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, वैनसांग किस पल्लव राजा के समय कांचीपुरम आया था, ठीक है। बात करेंगे वैनसांग के बारे में, तो ये एक चीन का मशहूर क्या था, यात्री था, ठीक है, याद रखेंगे। और वैनसांग जो था, जब कांचीपुरम पहुंचा, तो ये उस समय पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन थे साथी, नरसिंह वर्मन प्रथम इस समय क्या थे, पल्लव वंश के राजा हुआ करते थे, ठीक है, याद रखेंगे। तो जब कांचीपुरम पहुंचा, तो इसने क्या किया, नरसिंह वर्मन के दरबार में गया था, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किस पल्लव राजा के समय कांचीपुरम गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। और क्यों गया था, तो याद रखेंगे, कांचीपुरम बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध स्थल हुआ करता था उस समय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, द इमोर्टल ऑफ मेलुआ, कह रहा है द इमोर्टल ऑफ मेलुआ पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे, ये हमने आपको बताया था कि जो अमीश त्रिपाठी है, जो आपके अमीश त्रिपाठी है, ये एक इतिहास से संबंधित, भारत की संस्कृति से संबंधित किताबें लिखा करते हैं। उन्हीं में इन्होंने लिखा है द इमोर्टल ऑफ मेलुआ पुस्तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने पुस्तक लिखी है नागांव का रहस्य, बार ऑफ लंका, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, ठीक है, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, इस तरह की पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। इनका नाम क्या है, तो अमीश त्रिपाठी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो बात करेंगे पुरंदर की संधि के बारे में, तो 11 जून 1665 का समय था साथी। और इस समय कौन था, तो मुगल साम्राज्य की सेनापति था, याद रखेंगे, जयसिंह प्रथम। कौन था, जयसिंह प्रथम। और मराठा साम्राज्य के सेनापति थे, यानी कि कह सकते हैं महाराज शिवाजी, ठीक है, छत्रपति महाराज शिवाजी थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जयसिंह और शिवाजी के मध्य 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। और इसके तहत क्या हुआ था साथी, शिवाजी के पास जो 20 किले थे वो मुगलों को दे दिए गए थे, ठीक है, और 4 से 5 किले इन्होंने अपने पास रखे थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारत के संसदीय व्यवस्था की बात की जाए साथी, ये आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ गए, इंग्लैंड के संविधान से, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साथी ये संसदीय व्यवस्था क्या होती है, जिसमें आपका राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, ठीक है। इसका जो आपके राज्यसभा और लोकसभा है, ये सारे के सारे आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री का जो पद है, प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से लिया गया है। और द्विसदनात्मक जो प्रणाली है, ये आपकी RSRS के बारे में, इसको कहते हैं द्विसदनात्मक प्रणाली, ठीक है। ये भी आपकी कहाँ से ली गई है, आपकी ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। इसके अलावा DM का जो पद है, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसके बारे में। चलते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, बास्केटबॉल मैच के दौरान कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो बात करेंगे बास्केटबॉल के बारे में साथी। बास्केटबॉल में कुल 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। कितने साथी, 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं, जिसमें दो टीमें आपस में खेलती हैं। जो बास्केटबॉल है साथी, ये एक टीम का खेल है। कैसा है, टीम का खेल। इसमें 5-5 खिलाड़ी भाग लेते हैं और 10 फुट ऊंचा जो घेरा होता है, उसमें गेंद को डालकर नियमों के हिसाब से क्या करते हैं, अंक अर्जित करते हैं, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो 5 खिलाड़ी और
10 फुट ऊंचाई पर ये बॉल को डालते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के तहत उर्वरक का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 17 अक्टूबर को जब इनका 17 अक्टूबर को इन्होंने कहीं पर भाषण दिया था, तो उस दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम भारत को एक उर्वरक देंगे, यानी कि एक नाम का उर्वरक देंगे। जो जैसे आपका इफ्को, क्रिप्को, नीमलेपित वगैरह ये सारी की सारी चलती हैं, इनके नाम पर केवल एक ही ब्रांड चलाया जाएगा और उस ब्रांड का नाम होगा साथी भारत। क्या नाम होगा? भारत। अपने देश के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जिसमें आपकी यूरिया, डीएपी की जो बोरी होंगी ये आपकी भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। ठीक है, सस्ते दामों में जो आपके वहाँ पर केंद्र खोले जाते हैं सरकारी, उन्हीं में ये मिलेगी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंखों के लिए उपयोगी है? तो याद रखेंगे जो रतौंधी रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, जब विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी तो विटामिन ए को पूरा करने के लिए आपकी आंखों के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बी और सी की बात की जाए साथी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। बीसी की बात की जाए, ये आपकी बीसी ये आपके पानी में घुलनशील है। किसमें? पानी में घुलनशील। इसके अलावा एडीई के, कौन सी? एडीई के, ये जो 3-4 विटामिन है ये आपके 4 विटामिन वसा में घुलनशील, जबकि बीसी जो 2 है ये आपके जल में घुलनशील है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना की बात की जाए साथी, ये 1952 में शुरू हुई थी। कब हुई थी साथी? 1952 में। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री परिवार कल्याण कार्यक्रम, इसमें क्या हुआ था? परिवार नियोजन करना था भारत सरकार को, तो ये आपके कार्यक्रम शुरू हुआ था आपका 1977 में। इसमें क्या कर रहे थे? इसमें जो सरकार थी इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी, ये लोगों को जबरन पकड़कर नसबंदी कर रहे थे क्योंकि उनको जनसंख्या को नियंत्रण करना था, लेकिन ये योजना चल नहीं पाई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना ये 1952 में शुरू हुई थी, जिसके तहत जो गरीब लोग थे उनके लिए आप अच्छा सा भोजन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि एक बार से सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथी इस तरह की क्लासों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे निवेदन है एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, और मिलते हैं कल। अपना भी ख्याल रखना। जय हिंद।